हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम सब पढ़ते हैं संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीबीएसपी भी कहा जाता है। क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में हम गहन अध्ययन करते हैं आज। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, संविधान सभा की जब बैठक हो रही थी उस समय प्रस्ताव रखा गया कि जो भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में और भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखे जा रहे हैं, उन दोनों को एक साथ मौलिक अधिकार के रूप में रखा जाए। लेकिन उस समय की जो सरकार थी उसको इतनी संपन्न नहीं थी, आर्थिक रूप से उसकी संपन्नता इतनी नहीं थी और इतनी सक्षम नहीं थी कि इन सब दोनों अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, उन दोनों को एक साथ लागू किया जाए और देशवासियों को प्रभावी रूप से मुहैया कराया जाए। तो स्थिति ये बनी कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें मूलभूत अधिकार के रूप में मतलब समझा गया, उन्हें मौलिक अधिकार के रूप में भाग 3 में रखा गया, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भाग 4 में रखा गया। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं आप सबके जो कि संविधान के लागू होने के साथ साथ तुरंत ही प्रभावी रूप से लागू किया गया। लेकिन संविधान के भाग 4 में ऐसे अधिकारों को रखा गया जिसमें कि सरकार जब सक्षम हो जाएगी, सरकार जब संपन्न हो जाएगी, आर्थिक रूप से संपन्नता इसकी बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे इसे देशवासियों को मुहैया कराया जाएगा और प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। मौलिक अधिकार और भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, दोनों के बीच में गहरा संबंध है और गहरा अंतर भी है। दोनों तो अधिकार ही हैं, लेकिन जो भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में दिए गए हैं, उन्हें हम न्यायालय में प्रभावी रूप से लागू करवा सकते हैं, उन्हें न्यायालय में अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। लेकिन जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे हम न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं करा सकते हैं। इस एक केवल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जब सरकार सक्षम हो जाएगी, अपनी संपन्न हो जाएगी, तब वो अपनी संपन्नता सक्षमता के आधार पर देशवासियों को धीरे धीरे लागू करेगी और समाज और देश का विकास करेगी। बस दोनों में यही मूल अंतर है, और इसी मूल अंतर के कारण दो अधिकारों के दो भाग बनाए गए, एक भाग 3 एक भाग 4। भाग 3 भाग 4 में यही बस मूल अंतर है। चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि भाग 4 में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहा जाता है, उसके बारे में क्या विशेष उपबंध किए गए हैं। दोस्तों, जैसा आप सबको पता होगा कि भाग 4 के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में दिया गया है। तो चलिए समझते हैं अनुच्छेद 36 क्या है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। मेरा एक पहले वीडियो है मौलिक अधिकार के संबंध में, जिसमें मैंने राज्य की परिभाषा बताई है, तो अभी जरूरी नहीं है कि इसको दोहराया जाए, इसीलिए राज्य की परिभाषा रहने देते हैं। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत तो इससे भारत की सरकार आ जाती है, संसद आ जाते हैं। राज्य के जो राज्य के संबंध में राज्य सरकार आ जाता है और उसके विधानमंडल है, और कुछ स्थानीय प्राधिकारी जो है वही सब आते हैं और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सब सम्मिलित होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 37 के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि अनुच्छेद 37 है क्या। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें हम न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं करा सकते, मतलब अधिकार के रूप में हम इसकी मांग नहीं कर सकते। सरकार जब संपन्न होगी, सरकार जब सक्षम होगी, तब अपनी सक्षमता के आधार पर इन सब अधिकारों को लागू करेगी और देश भर में प्रभावी रूप से लागू होगा। चलिए, क्लियर है? ठीक। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 38 के बारे में। अनुच्छेद 38 बताता है कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि, राज्य का कर्तव्य होगा कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि करे। इसके लिए क्या करेगा राज्य? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय करेगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय करेगा, न्याय की व्यवस्था करेगा कि सभी लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। और आय के संबंध में जो सभी में विभिन्नताएं हैं, वो आय में जो विभिन्नताएं हैं वो
आय के संबंध में समान हो सके और सभी लोग खुशहाली से रह सके, इसके संबंध में अनुच्छेद 38 में व्यवस्था किया गया है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य को कौन कौन से नीति अनुसरण करना चाहिए। राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति, राज्य के द्वारा कौन कौन से नीति जो है अनुसरण करना चाहिए जिससे समाज और देश का विकास हो सके। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की नीतियां हैं, 3-4 प्रकार की नीति है जिसे मूलभूत रूप से उसको लागू करना चाहिए। नंबर 1 है कि चाहे स्त्री हो, स्त्री पुरुष या सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन मुहैया करवाए, सरकार का यह कर्तव्य है। दूसरा यह है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मुहैया करवाए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उनके काम जो है, उनके कार्य जो है समान है तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। और धन का एवं उत्पादन संबंधी जो साधन है उनका केंद्रण न हो बल्कि सभी लोगों में समान रूप से वितरित हो, ऐसी व्यवस्थाएं राज्य सरकार को करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 39 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 से चलिए ध्यान देते हैं कि अनुच्छेद 39 तो संविधान लागू हुआ था तभी से प्रभावी रूप से लागू है, लेकिन अनुच्छेद 39 जो है, अनुच्छेद 39 जो ए है उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया है और जिसमें व्यवस्था किया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। चलिए इसको समझते हैं कि क्या है समान न्याय और क्या है निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य सरकार का एक कर्तव्य होगा कि सभी व्यक्तियों में किसी भी व्यक्ति में भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों को समान न्याय मिले। अब समान न्याय से क्या तात्पर्य है? चाहे कोई भी व्यक्ति अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था से आता हो, सभी को समान न्याय मुहैया करवाना राज्य सरकार का कर्तव्य होता है, ऐसा व्यवस्था किया गया है। और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में संलिप्त कर दिया गया है, अगर तो उसे केवल गरीब है, अगर वो आरोपी गरीब है, निःशक्त है या आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, केवल इसी कारण से वो अपने जो है न्याय पाने में असमर्थ न हो सके, इसके लिए उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करवाती है राज्य सरकार, जिससे कि जिसकी पैरवी सरकारी अधिवक्ताओं के द्वारा की जाती है, जिससे मतलब उसको जो है समुचित न्याय मिल सके। अगर न्याय के अभाव में वो न रहे, इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 40 के बारे में। अनुच्छेद 40 में क्या व्यवस्था है? राज्य जो है वो ग्राम पंचायत का संगठन करेगा। राज्य का कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायत का संगठन करे और ग्राम पंचायतों को इतनी शक्तियां दे, इतना प्राधिकार दे कि वह स्वायत्त शासन इकाई के रूप में काम करे। अर्थात राज्य जो है ग्राम पंचायतों को इतनी शक्तियां दे, इतना प्राधिकार दे दें कि वो गांव में जो है वो स्वयं सरकार की रूप में छोटे इकाई के रूप में काम कर सकें और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मतलब इतने समर्थ हो सके कि सभी के साथ न्याय कर सके वो। चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद 41 के बारे में। अनुच्छेद 41 स्पष्ट प्रावधान करता है कि कुछ दशाओं में काम पाने का, शिक्षा पाने का, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में प्रावधान किया गया है कि कुछ दशाओं में राज्य सरकार जो है व्यक्तियों को काम देगा, शिक्षा देगा, लोक सहायता से तात्पर्य जो है यहाँ पे लोक सहायता जो है, अगर कोई व्यक्ति गरीब हो, कोई बुढ़ापे से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है, निःशक्तता से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि वो गरीबी भूखमरी में न मरे। इस संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 42 के संबंध में प्रावधान किया गया है कि काम जो है, ऊपर राज्य सरकार को काम दे दिया, इधर राज्य जो है काम दे दिया, लेकिन काम कैसा होना चाहिए? चलिए पढ़ते हैं। काम जो हो न्याय संगत हो, काम जो हो न्याय संगत हो और मानवीय दशाओं में हो। काम जो हो न्याय संगत हो, काम ऐसा होना चाहिए
कि एकदम न्याय संगत लगे। मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको पढ़े लिखे के हिसाब से काम मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति मतलब पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको मतलब नहीं पढ़े लिखे के हिसाब से उसको मतलब काम मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि काम अन्याय संगत हो जाए। काम को न्याय संगत देना चाहिए और मानवीय दशाओं में होना चाहिए। मानवीय दशाओं से तात्पर्य काम ऐसा होना चाहिए जिसमें मानव जो है या फिर मनुष्य जो है आसानी से कर सके, वातानुकूलित हो काम। और प्रसूति सहायता, सरकार का कर्तव्य होगा कि सरकार महिलाओं या मतलब स्त्रियों के संबंध में प्रसूति सहायता प्रोवाइड करवाए, प्रसूति के संबंध में उसे आर्थिक सहायता दे, जिससे उनको कोई समस्या न हो। अनुच्छेद 43 के संबंध में प्रावधान किया गया है कि जो काम एक ऊपर अनुच्छेद 41 में काम मिल गया, अनुच्छेद 42 में काम न्याय संगत और मानवीय दशाओं में मिल गया। अनुच्छेद 43 में प्रावधान किया गया है कि उन्हें निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। निर्वाह मजदूरी से तात्पर्य कम से कम इतनी न्यूनतम मजदूरी मिले कि वो अपना स्वयं का और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। और गांव में कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद 43 का ए। अनुच्छेद 43 ए में प्रावधान है कि कर्मकारों को अर्थात मजदूरों को या फिर व्यक्तियों को जो है उद्योग से जोड़ना। राज्य का कर्तव्य है कि कर्मकारों को उद्योग से अधिक उद्योगों से जोड़े जिन्हें उन्हें रोजगार मिल सके। अनुच्छेद 43 बी में भी प्रावधान है कि सहकारी समिति का संवर्धन हो, मतलब सहकारी जो समिति है उनको प्रमोट करे ताकि अधिक से अधिक लोग को रोजगार मिल सके, अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। इसके संबंध में राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रावधान किया गया है। क्या है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता के संबंध में दोस्तों आप सबको पता होगा कि जैसे बहुत सारे हमारे देश में धर्म पाए जाते हैं, समुदाय पाए जाती हैं, बहुत सारे धर्मों का अपना अपना स्वयं का व्यक्तिगत कानून है। जैसे हिंदुओं का हिंदू लॉ है, मुस्लिमों का मुस्लिम लॉ है, अन्य धर्मों का अलग अलग अपना व्यक्तिगत लॉ है। इसके आधार पर उनमें कब शादी होगी, कितनी शादी की क्या उम्र होगी, मतलब डाइवोर्स व्यवस्थाएं क्या है उनमें, दत्तक ग्रहण से संबंधित, भरण पोषण से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित अनेक प्रकार की उनकी अपनी व्यक्तिगत मतलब कानून है, जिसके कारण से भारत में सभी व्यक्तियों पर एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पाता है। जिससे अनेक धर्मों में अपने धर्मों में मतलब उनमें क्या है कि अपने सब जितने भी धर्म के लोग हैं उनमें टकराव है। इन्हीं टकराव को खत्म करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि वो समान नागरिक संहिता को प्रभावी रूप से लागू करें। जितना जल्दी हो सके समान नागरिक संहिता समूचे देश में प्रभावी रूप से लागू हो सके और सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, सभी पर समान कानून लागू हो सके। इसके संबंध में अनुच्छेद 44 में प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 45 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 में व्यवस्था किया गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा और देखरेख की व्यवस्था जो है वो सरकार का कर्तव्य होगा। अर्थात 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो उनकी जरूरी शिक्षा है, जो मूलभूत शिक्षा है और उनकी देखरेख करना ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। इसके संबंध में आप सब देखते होंगे गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह हैं और बहुत सारी जो व्यवस्थाएं जो है राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं ताकि उनको मूलभूत जो उनकी शिक्षा है और उनको देख रेख है वो हो सके। चलिए इसके संबंध में एक विशेष बात बता देते हैं आपको कि अनुच्छेद 45 का जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा और देखरेख से संबंधित जो व्यवस्था किया गया है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। और मौलिक अधिकार में भी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा और जरूरी शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा और आवश्यक शिक्षा के रूप में जोड़ा गया है, वो भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के रूप में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत।
चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 46 के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 46 जो बताता है वो ये है कि विशेष रूप से जो एसटी वर्ग के व्यक्ति हैं या एससी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो है शिक्षा और उनकी सामाजिक न्याय और उनका जो बचाव है, उनका जो रक्षा करने का जो कर्तव्य होगा वो राज्य सरकार का है। अर्थात अनुच्छेद 46 में स्पष्ट प्रावधान है कि एसटी एससी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी जो शिक्षा से संबंधित और उनके साथ जो सामाजिक न्याय कैसे करना है और उनका सामाजिक न्याय अगर हो जाता है तो फिर एसटी एससी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी रक्षा कैसे करना है ताकि उनका शोषण न हो सके, इसके संबंध में अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 47 जो है वो पोषण आहार और लोक स्वास्थ्य और जीवन स्तर को उठाने के संबंध में राज्य सरकार को कर्तव्य सौंपता है। अर्थात राज्य का कर्तव्य होगा कि पोषण आहार के संबंध में काम करे, जिससे समूचे भारत को और समूचे देश को अच्छा से अच्छा पोषण आहार मिल सके और उनके लोक स्वास्थ्य अच्छा हो सके, उनके स्वास्थ्य की देखरेख करे जिससे उनका लोक स्वास्थ्य अच्छा हो और उनके जीवन के स्तर जो है, जो उनके मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उससे ऊपर आदमी उठे और समाज का विकास हो सके, इसके संबंध में अनुच्छेद 47 में व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 48 की अपन बात करें तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिकता एवं वैज्ञानिकता से जुड़े और आधुनिकता के आधार पर कृषि हो और पशुपालन हो, जिससे अधिक से अधिक मतलब उत्पादन हो सके और दुग्ध उत्पादन हो सके। इसके संबंध में जो गाय वगैरह की जो रक्षा हो सकती है, रक्षा करने के संबंध में राज्य सरकार का कर्तव्य है और गाय वगैरह का जो वध होता है उसके संबंध में कड़ा से कड़ा कानून बनाने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 48 में किया गया। अनुच्छेद 48 जो है वो मूल संविधान द्वारा लागू किया गया था, लेकिन अनुच्छेद 48 जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा। राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, साथ में संवर्धन भी करे। संवर्धन अर्थात उसको बढ़ावा दे और वन के जो जीव हैं उनकी रक्षा करे। इसके संबंध में अनुच्छेद 48 में व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 39 के बारे में अपन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 जो है वो कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, स्मारक मतलब जितनी भी राष्ट्रीय महत्व की स्मृतियां हैं, बहुत सारे स्थान हैं जो बहुत ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे वस्तुएं हैं जिनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। इसके संबंध में अनुच्छेद 39 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा जाए। अर्थात कार्यपालिका को न्यायपालिका से इस प्रकार पृथक रखा जाए कि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर बिना किसी दबाव में काम कर सके, न्याय दे सके, उस पर किसी भी चीज का दबाव न हो। इसके संबंध में अनुच्छेद 50 में व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने संबंधी प्रावधान किया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस स्थापित करे, जिसके अगर देशवासियों में किसी प्रकार का विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थों के द्वारा ऐसे विवादों को निपटाना चाहिए और अधिक मतलब इंटरनेशनल पीस को कायम रखने संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं वो अनुच्छेद 51 में किया गया है। चलिए, ये तो हो गया मूलभूत कुछ बातें राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंध में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं। चलिए, इसके हम कुछ उद्देश्य समझ लेते हैं। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आप लोग सब नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं इसको।
इसके उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले हम उसके उद्देश्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंध में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, अगर इतने सारे अधिकार राज्य द्वारा प्रभावी रूप से लागू हो जाए तो स्वाभाविक है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या लगता है आप सबको? अगर इतने सारे अधिकार जो अगर राज्य के द्वारा प्रभावी रूप से लागू हो जाए, सभी व्यक्ति को नौकरी मिल जाए, सभी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाएं मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, उनका संरक्षण हो जाए, ये सब चीज अगर प्रभावी रूप से लागू हो जाए तो क्या लगता है आपको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकता है कि नहीं? अगर इसका उद्देश्य यही है और ये उद्देश्य स्थापित हो सकता है कि नहीं? बेशक स्थापित हो सकता है। अगर जितने अधिकार दिए गए हैं, अगर वो अधिकार प्रभावी रूप से लागू हो जाए और सभी व्यक्तियों को मिलने लगे तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। और दूसरा जो उसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। समझ जाइए, अगर सभी लोग सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, फिर निश्चित ही सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। और जब सामाजिक आर्थिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अपने आप हो जाएगी। नोट कर लीजिए। चलिए, जैसा कि आप सबको पता ही हो गया होगा कि अपने संविधान में भारत सरकार द्वारा, संविधान के द्वारा दो प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एक को मौलिक अधिकार कहते हैं, एक को राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। मौलिक अधिकार संविधान लागू होने के साथ प्रभावी रूप से लागू हो गया, तुरंत लागू हो गया। और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो सरकार जब सक्षम हो जाएगी, सरकार जब आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगी तो धीरे धीरे देशवासियों को प्रभावी रूप से लागू करेगी। चलिए, इतना स्पष्ट है। चलिए, इसमें क्या है कि बहुत सारे टकराव आते रहते हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लेकर के टकराव आते रहते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है, क्या है। तो इसके संबंध में कुछ मामलों में निर्णय पारित किए गए हैं, देख लेते हैं एक नजर। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का एक मामला था 1973 का, जिसमें बताया गया था कि मौलिक अधिकार जो हैं वो बड़े हैं। किससे? डीपीएसपी से बड़े हैं, ऐसा बताया गया था। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में 1973 में बताया गया था मौलिक अधिकार जो हैं वो बड़े हैं डीपीएसपी से। फिर वहीं 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसमें बताया जाता है कि डीपीएसपी जो है, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है, उसके अंतर्गत जो अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार से भी बड़े हैं। मौलिक अधिकार से भी बड़े हैं डीपीएसपी, ये बताया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 को। चलिए, एक और है
मिनर्वा मिल्स का एक मामला था 1980 का, जिसमें बताया गया है कि न तो मौलिक अधिकार बड़े हैं, न तो डीपीएसपी बड़ा है, बल्कि दोनों, न तो मौलिक अधिकार बड़े हैं न तो डीपीएसपी बड़ा है, बल्कि दोनों लोग इक्वल हैं। अर्थात मिनर्वा मिल्स वाद में क्लियर कर दिया गया है कि मौलिक अधिकार अपनी जगह पे जितना जरूरी है उतना ही डीपीएसपी जरूरी है, क्योंकि दोनों तो अधिकार हैं। और लेकिन हाँ, ऐसा है कि मौलिक अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार है। अर्थात जैसे हम कह सकते हैं, जैसे एक मनुष्य की मूलभूत जरूरत की आवश्यकता की चीज क्या है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा मकान पहले हुआ करती थी। लेकिन समय में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, देश काल के अनुसार उनके मूलभूत आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है। अब रोटी कपड़ा मकान ही हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं है, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और अन्य बहुत सारी चीजें धीरे धीरे मूल आवश्यकताओं के रूप में अपन जुड़ने लगी हैं। वैसे ही मौलिक अधिकार जो है हमारी मूलभूत अधिकार हैं, और फिर जैसे जैसे मौलिक अधिकार अपन लोगों को प्रभावी रूप से, सभी लोगों को, समूचे देशवासियों को प्रभावी रूप से प्राप्त हो गई हैं, तो अब समझ में आता है कि मौलिक अधिकार तो चलिए ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार के बाद भी हमारी जो मूलभूत अधिकार हैं, डीपीएसपी जो हैं, वो पूरे समाज के विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए राज्य जो है धीरे धीरे करके इन अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू कर रहा है। जैसे ही राज्य जो है धीरे धीरे सक्षम होता जाएगा, वैसे वैसे इन सब जो 36 से लेकर के 36 में तो राज्य की परिभाषा है, 37 से लेकर के जो 51 तक की व्यवस्थाएं हैं, इसमें जो अधिकार दिए गए हैं उन सभी अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करेगा, और धीरे धीरे सब समाज का विकास होगा, सभी वर्ग का विकास होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सभी लोग समान होते जाएंगे, सब में न्याय व्यवस्था सब में कायम होगी, न्याय व्यवस्था पर सबका विश्वास होगा, और समूचे समाज और समूचे भारत का विकास होगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, आगे पढ़ते हैं अपन, आगे क्लास में देखते हैं।